improved by 5.1% as of 23rd October 2020. Of course, markets, you're watching, markets are at record high. Record market capitalization is happening. Net investments, FPIs, is positive. And the reserves like never before of foreign exchange is at 560 billion US dollars. Now, you also know that the RBI जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो पीछे कुछ कदम उठाए गए उससे मजबूत वापसी भारतीय अर्थव्यवस्था की हुई है और उसके कुछ आंकड़े आप सबके सामने रख रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती थी कोविड-19 महामारी से लड़ने की और ये भी स्पष्ट दिखता है कि जहां 10 लाख केसेस से कम होकर ये 4,79,000 केसेस रह गए हैं, वहीं पे मृत्यु दर भी देखा जाए तो मात्र 1.47%, यानी कि दुनिया में सबसे कम में से एक है। परचेज मैनेजर्स इंडेक्स की अगर हम बात करें कंपोजिट की, तो वो भी 54.6% पिछले महीने से बढ़कर लगभग 58.9% अक्टूबर में हुई है। ये अपने आप में स्पष्ट दिखाता है कि कितना सुधार हुआ है और पिछले 9 वर्षों में सबसे ज़्यादा है। बिजली की खपत, ये भी एक और आंकड़ा है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि पिछले अक्टूबर माह के मुकाबले 12% इस साल ये बढ़ी है। इसी तरह से जीएसटी कलेक्शन अगर पिछले साल अक्टूबर में 95,000 करोड़ थी, तो इस साल अक्टूबर में 1,05,000 करोड़ हुई है, जो लगभग 10% ज़्यादा है। तो बिजली की खपत भी बढ़ी जो 12% बढ़ी, जीएसटी कलेक्शन बढ़ी
जो लगभग 10% ज़्यादा है पिछले साल अक्टूबर से। रेलवे में माल ढुलाई के भी आंकड़े प्रति टन अगर आप देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले लगभग 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हैं, जो कि पिछले साल लगभग 12% इसी हफ्ते में अगर आप देखेंगे पिछले हफ्ते थी। बैंक क्रेडिट की अगर मैं बात करूं, जो बैंकों ने पैसा दिया है, कर्ज दिया है, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे साल भर 10 साल देखेंगे तो उसमें भी 5.1% का ये इम्प्रूवमेंट है, सुधार है, जो 23 अक्टूबर 2020 की फिगर है। मार्केट्स के आंकड़े आपके पास रोज आते हैं जो रिकॉर्ड हाई हैं, उछले स्तर पर हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन ये भी रिकॉर्ड है, और इसमें जो एफपीआई नेट इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें जो पॉजिटिव आया है वो भी आप सबके सामने है। और अगर विदेशी मुद्रा भंडार की मैं बात करूं तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि $560 बिलियन ये भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है। ये अपने आप में एक सुखद खबर है। एफडीआई इनफ्लो, विदेशी पूंजी निवेश, ये अगर आप महामारी के समय भी अप्रैल से लेकर अगस्त महीने तक का देखेंगे तो $35.37 बिलियन हुआ है, जो लगभग पिछले साल से 13% ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर सारे आंकड़े दिखाते हैं कि किस तरह से भारत में अर्थव्यवस्था में वापसी बड़ी मजबूती के साथ हुई है। ये आंकड़े अपने आप उस दिशा में दिखाते हैं। आरबीआई ने जो प्रेडिक्शंस की थी, जो भविष्यवाणी एक तरह से की, उसमें भी अगर आप देखेंगे कि भारतीय इकोनॉमी में जो बदलाव और उसमें वापसी की बात कही है, वो बहुत फर्क इस बार देखने को मिलता है। पॉजिटिव ग्रोथ की बात कही उन्होंने Q3 में, यानी कि तीसरी तिमाही में पॉजिटिव ग्रोथ की बात कही है। और वहीं पर जो अगले साल के लिए भी बात कही कि चौथा क्वार्टर जो है उसमें हम लोग बेहतर करेंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसा माननीय वित्त मंत्री ने अपनी अभी कहा कि मूड देश के अंदर भी ठीक हुआ और मूडीज की रेटिंग भी जो है वो भी भारत के प्रति उसमें सुधार हुआ है। जो -9.6% कही थी उसमें बदलाव करके उन्होंने अब 8.9% कहा है माइनस, और अगले वर्ष के लिए जो उन्होंने 8.1% ग्रोथ पॉजिटिव कही थी उसमें भी 8.6% कहा है। तो अपने आप में दिखाता है कि देश के अंदर तो सुधार अर्थव्यवस्था में हो रहा है, दुनिया भर की नज़रों में भी भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, इस दिशा में आंकड़े सामने आ रहे हैं। I now go to telling you about on some selected announcements made during Atmanirbhar Bharat Abhiyan, the progress, so that you know that there is a continuity with which we are coming up with the announcements. And I call them under Atmanirbhar Bharat Abhiyan 1.0 and Atmanirbhar Bharat Abhiyan 2.0. Now, under 1.0, there are 3 slides with which I explain the progress in some of the items. What are those some? Why should it be only some? Some which have a direct bearing on the poor, the farmers, and so on, are the ones I'm giving you progress on. On the others, we are well ready to give the progress, but probably I didn't want to take more of the time here. We will share it with you. So, under Atmanirbhar Abhiyan, Atmanirbhar Bharat Abhiyan 1.0, some of the announcements which were made are seeing very good progress. And the first one I take there is about the One Nation, One Ration card, in which interstate portability has been achieved in 28 states and union territories. They are all under the national portability of ration cards now, and from 1st September, they are actually effectively on in terms of giving interstate portability. And how many people does it cover? 68.6 crore beneficiaries are now opting for lifting their food grains from any of the FPS stores of their choice in any of the 28 states or union territories. Intrastate portability, that is within a state portability, is also enabled in those 28 states and union territories, and 1.5 crore monthly transactions are happening in them. This is very important, and this was one of the very progressive steps that we took towards the poor being ensured of food security.
If you go to the next one, which is the PM Street Vendors Atmanirbhar Nidhi, which is the PM Swanidhi, you have 26.62 lakh loan applications which have been received, of which 13.78 lakh loans totaling 1,373 crores which have been sanctioned in 30 states and 6 union territories. So the coverage of the PM Swanidhi for the street vendors is now there in 30 states, and that is the number of people who have already got covered. And applications which are otherwise there will all be attended to at the earliest. I remember talking before you all about migrant workers and also the way in which the union government is responding to make sure that they are given some kind of a facilitation. However, the portal which was going to have been made for recording the movements of migrants from where to where and so on, the work was commenced on starting a portal. Labor Ministry together with the Finance Ministry and other concerned ministries are working together closely with the states, and the work has commenced for creating a portal on migrant workers. आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सबसे पहले प्रावधान किया गया था अन्न और धन की कोई कमी ना आए, और उसी दिशा में माननीय वित्त मंत्री जी ने उस समय भी एक घोषणा की थी कि एक देश एक बाजार की तर्ज पर एक देश एक राशन कार्ड, इस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। राज्यों को कहा था कि अपने यहाँ पर लागू करें, और हमें कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 28 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में इसको लागू कर दिया गया है 1 सितंबर 2020 से। इसमें लगभग 68.6 करोड़ बेनिफिशरीज, यानी कि 68 करोड़ 6 लाख से ज़्यादा बेनिफिशरीज को, लाभार्थियों को इसका लाभ मिला है, जिनके पास अब ये प्रावधान होगा कि वो एक राज्य के बजाय दूसरे राज्य में भी जाएंगे तो वहाँ जाकर फेयर प्राइस शॉप से, यानी कि राशन डिपो से राशन ले सकते हैं। तो मजदूर जो प्रवासी है वो केवल अपने घर, अपने गांव में ही डिपो से राशन लेने के बजाय अब जहां पर भी काम करने जाएगा वहां पर राशन ले सकता है। ये सुविधा भी उसको दी है। और एक इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, इसमें 28 राज्य और यूनियन टेरिटरीज की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसमें लगभग 1.5 करोड़ ट्रांजैक्शंस प्रतिमाह हो रही है। इससे भी पता चलता है कि किस तरह से इसको बल मिला है और आगे इसका लाभ भी मिलेगा। दूसरा, जो स्ट्रीट वेंडर्स जो अपने परिवार का पेट भरते हैं, रेडी फड़ी इस पे काम करके, ठेला लगाकर, उनके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए थे और माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की। तो उसमें भी अब तक लगभग 26,62,000 जो आवेदन आए थे लोन के लिए, उसमें से 13,78,000 लोन सैंक्शन कर दिए गए, जिनको कुल मिलाकर 13,73,33,000 रुपये के लगभग पैसा सैंक्शन हुआ है। 30 राज्यों में और 6 यूनियन टेरिटरीज में हुआ है। और हमने केवल घोषणाएं नहीं की, इसको जमीन तक लागू करवाया। और इसके लिए जो पोर्टल की बात माननीय वित्त मंत्री जी ने कही कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए एक वर्किंग पोर्टल भी हमने तैयार किया है ताकि पारदर्शिता भी आए और जवाबदेही भी तय हो, इस पर भी काम शुरू हुआ है। I move to the next. Again, progress in some key items under the Atmanirbhar 1.0 announcements. At that time, we had made announcements linked to the Kisan credit cards. Credit boost has been achieved to 2.5 crore farmers through the KCC. 183 lakh applications were received, slightly over that, and banks have issued that 157 lakh KCC, Kisan credit cards, to the eligible farmers, and the total amount sanctioned is also given there, 1,43,262 crores were distributed in 2 phases. So that progress ensured that the farmers got the Kisan credit cards, and also the eligible farmers who received the Kisan credit cards received that many amount as sanctioned credit for those farmers. So farmers were covered through the Kisan credit card and through the credit
through the Kisan Credit Card for their immediate agricultural activity-based requirements. Similarly, we announced a Matsya Sampada Yojana, and in that 21 states have sent the proposals. They've also received the money and sanctioned 1,681 crores for the fishermen who were to be covered under Matsya Sampada Yojana. A third item which I would want to put here is also for the farmers. At that time, we were still talking about the Kharif crop and also harvest of Kharif. We were somewhere between. But in anticipation of the Rabi, we said we will give over and above the BE 25,000 crores, which will be distributed to the farmers so that their preparation for Rabi, preparation for sowing for Rabi will all be facilitated. I'm happy to say 25,000 crores have been distributed of that additional amount over and above the BE through the NABARD for that purpose. सो मजदूर के बाद किसान की बात, और कृषि के लिए और किसान के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ही कृषि मंत्रालय के साथ किसान कल्याण मंत्रालय नाम भी दिया था। बहुत सारे कदम पिछले कुछ महीनों में उठाए गए हैं और जिसमें एक घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने उस समय की थी कि ऋण में वृद्धि करेंगे 2.5 करोड़ फार्मर्स को नए किसान क्रेडिट कार्ड देकर। और आज बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अब तक लगभग 1,83,14,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस जो रिसीव की गई हैं, उसमें बैंकों ने 1,57,44,000 से ज़्यादा किसान क्रेडिट कार्ड को एलिजिबल पाया है, पात्र पाया है, और कुल मिलाकर 1,43,262 करोड़ रुपया दो चरणों में 1,43,262 करोड़ रुपया दो चरणों में लगभग 1,57,44,000 किसानों को सैंक्शन किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, कुछ महीनों के अंदर करके दिया। इसके साथ साथ हमने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जो 21 राज्यों के माध्यम से आवेदन आए थे, उनकी प्रपोजल्स को भी सैंक्शन कर दिया है और कुल मिलाकर 1,681 करोड़ रुपया इसके लिए सैंक्शन किया है, जिससे मत्स्य पालन में वृद्धि भी होगी और इससे हमारे मछुआरों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। तीसरा जो इसमें पहलू है वो अतिरिक्त जो पूंजी है, कार्यशील पूंजी, उसके लिए इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड, ये भी किसानों को देने के लिए नाबार्ड के माध्यम से ये कदम उठाया गया है और कितना 25,000 करोड़ रुपए इसमें डिसबर्स अतिरिक्त किया गया है। ये अपने आप में दिखाता है कि किसानों के प्रति मोदी सरकार किस तरह से कदम उठाती है। इससे किसानों को लाभ भी मिलेगा और उनको पैसों की, क्रॉप लोन की कोई कमी नहीं आएगी। इससे आपके कोऑपरेटिव बैंक्स और इन सब के माध्यम से नीचे तक पैसा पहुंच गया है। ये भी भारत सरकार ने कुछ ही महीनों में करके दिया है। I now move to the third slide, showing the progress of some of the key areas which relate to the Atmanirbhar Bharat package of 1.0. That is the first stage announcement of the Atmanirbhar. I move to the third slide, where the emergency credit liquidity guarantee scheme which was announced, which came to be identified with just the MSMEs, which did not just help the MSMEs but also help professionals and others. Total amount sanctioned, it was a 3 lakh crore ECLGS, in which 2.05 lakh crores have been sanctioned to about 61 lakh borrowers, who included MSMEs, professionals, and many others who were just not MSMEs, they could be others also, of which 1.52 lakh crores have been disbursed. So that is on the ECLGS. We also had announced at that time partial credit guarantee scheme through the public sector banks. They have bought portfolios worth 26,800
889 crores. Again, that also infused liquidity. There was a third scheme called the special liquidity schemes, which were primarily for the NBFCs and the housing finance corporations, the smaller ones. 7,227 crores have been disbursed to the NBFCs and the HFCs. And the last item here relates to how much of liquidity has been infused into the DISCOMs. 17 states have received a sanction of 118.273 crores. Am I right in saying that? 1,18,273 crores worth of loans have been sanctioned to about 17 states, of which 11 states have received disbursed amounts. Amounts have been released to them to the extent of 31,136 crores. So this is just very quickly to give you the progress of what happened was what had been announced as Atmanirbhar Package 1, and on that some selected items for which progress is shown here, but progress is happening in each one of the announcements which were made, which will be separately given to you rather than taking more time. We are only till now talking about what was announced, what progress is being made. I'll quickly also say about Atmanirbhar 2.0, about which there'll just be one slide for you all to know if the progress is being made. Post that, I'll go for today's announcements. धन्यवाद। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग के लिए इनिशियली लॉन्च की थी और बाद में बाकियों के लिए भी, प्रोफेशनल से लेकर बाकी वर्गों के लिए उसको खोला गया। ये बताते हुए प्रसन्नता होती है कि 61 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है, अकाउंट होल्डर्स ने, और जिसमें लगभग 2,05,000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया है और वितरित किया गया, वो भी 1,52,000 करोड़ रुपया इसमें वितरित किया गया। ये मात्र चंद महीनों के अंदर उद्योगों को मदद करने के लिए 20% अतिरिक्त कार्यशील पूंजी देने का काम बीड़ा जो भारत सरकार ने उठाया था, उसकी रिपोर्टिंग हम आपको कर रहे हैं। 1,52,000 करोड़ रुपया अब तक इसमें वितरित किया गया है और कुल मिलाकर 2,05,000 करोड़ रुपया इसमें 61 लाख बोरो को सैंक्शन किया गया है। आगे पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 में पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने लगभग 26,890 करोड़ रुपए के पोर्टफोलियो लिए हैं और स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम के अंतर्गत एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन कंपनीज ने 7,227 करोड़ रुपया भी वितरित किया है, जो अपने आप में आपको दिखता होगा कि हाउसिंग के क्षेत्र में किस तरह से पिछले कुछ महीनों में एक बड़ा बदलाव, एक सकारात्मक रुख देखने को मिला है। लोगों ने घर खरीदने से लेकर आगे तक भी काम करना शुरू किया है। डिस्कॉम्स को मदद करने की हमने बात की थी कि उनको धन भी मिलेगा, इसमें आगे उनको लिक्विडिटी उपलब्ध करवाई जाएगी, और ये कहते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है कि 1,18,273 करोड़ रुपए के ऋण जो है वो 17 राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को हमने सैंक्शन किए हैं, और इसमें से 31,136 करोड़ रुपया अभी तक इसमें वितरित कर दिया गया है, राज्यों को दे दिया गया है। कितने? 11 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को अब तक दे दिया गया है। ये अब तक का 3 पहलू जो बताए गए, मजदूर और गरीब पहला चरण, दूसरा किसान और मछुआरा, और तीसरा व्यापारी और डिस्कॉम्स, इस तक के लिए हमने आपको बात कही है। I move to Atmanirbhar Bharat 2.0. Just one slide to show you the progress there. We had made these announcements on 12th of October, largely talking about the festival advance which was going to be given as a actual break away from the recommendations of the Pay Commission. We brought back the festival advance just this one time so that people get money in their hands to spend. SBI is issuing what is called the Utsav cards, through which festival advance is being given. Good progress is being made there. LTC voucher scheme was also launched for the central government, and many of these
employees who are unable to travel because of the given conditions were given the option, instead of traveling, they could spend that money in buying some things, and in that also we are seeing a lot of progress. Other than that, Atmanirbhar Bharat 2.0 package also spoke about 25,000 crores in addition being provided over and above the BE for capital expenditure, primarily aiming at Ministry of Road Transport and also Ministry of Defense. That is also being well received by both the ministries, and they are taking a lot of steps forward. And the last one which I'll refer here is 11 states have been sanctioned 3,621 crores as interest-free loans towards capital expenditure. You'll remember that we had announced this. 11 states have already taken 3,621 crores. Just 1 minute here. I want to give an additional input that this 3,621 crores is not inclusive of what Bihar proposes to do, because Bihar was going through the election code of conduct and other things. They had not said. You may add another about 450 crores to that amount, which will be spent by Bihar for its own capital expenditure. Over and above this, which I think we have not mentioned here, which is only right that we have not mentioned it here, is income tax refunds, which even then I did say, and even now I'm saying, that is people's own money, taxpayers' own money. But why am I including it saying here? Refunds have gone in a big way to the people, because in time, if they get the money, the refund, it will help them. 1,32,800 crores have gone as refunds to nearly 39.7 lakh assessees. It's their money. I'm not making a claim to that. But refund, instead of sitting with us for whatever reason, which is not right, without any delay, has been given to the tax assessees in time. 1,32,800 crores. आत्मनिर्भर भारत 2.0 इसकी घोषणा 12 अक्टूबर को की गई थी, जिसमें 14वें वित्त आयोग में जो सुविधा नहीं थी कि आपको किसी त्योहारों के समय एडवांस देना है, उसमें भी एक बार के लिए छूट देकर फेस्टिवल एडवांस देने की शुरुआत की और एलटीसी वाउचर स्कीम लेकर आए थे। उसमें भी बहुत प्रगति हुई है और एसबीआई ने उत्सव कार्ड लॉन्च किया है, जिसका सरकारी कर्मचारी लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा पूंजीगत व्यय के लिए 25,000 करोड़ रुपया सड़क परिवहन मंत्रालय को और रक्षा मंत्रालय को दिया गया है, जिस पे भी आगे बहुत अच्छे कदम उठाए गए हैं। ये भी एक उस दिशा में काम किया गया था। इसके अलावा जो 11 राज्यों को 3,621 करोड़ रुपया बगैर ब्याज के ऋण दिया गया है, ताकि वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकें, पूंजीगत व्यय कर सकें। ये 11 राज्यों को अब तक दिया जा चुका है। बिहार क्योंकि चुनाव में था, इसलिए उनका निर्णय इसके बाद आएगा, लेकिन कुल मिलाकर इसमें भी सभी राज्यों को बहुत लाभ मिलेगा और इसका लाभ भी उनको मिलेगा। जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि इनकम टैक्स रिफंड है तो जनता का पैसा, करदाताओं का पैसा, लेकिन इस महामारी के समय उनको सही समय पर या समय से पहले वो पैसा मिले, तो लगभग 1,32,800 करोड़ रुपया अब तक 39,70,000 लोगों को ये पैसा वापस मिल चुका है। 1,32,800 करोड़ रुपया। तो ये अपने आप में एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी ओर से तेजी से काम किया है, ताकि लोगों के पास धन की कमी ना हो। I now move to today's announcements. There are 12 different things that we want to announce. You may want to refer to it as Atmanirbhar 3.0. I first start with the first announcement, which is Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana. I have 3 slides on it. This Prime Minister Rozgar Protsahan Yojana is something which all of you all already know. It exists. It was implemented up to 31/3/2019.
It had covered all sectors, beginning textiles, and then it was expected to run 3 years. It is running for 3 years. So even if somebody joined the scheme on 31/3/2019, they would be covered under that existing scheme for another, from then 3 years. It is still active. Up to today, there's about 8,300 crores which have been disbursed to the beneficiaries, and there are about 1,52,899 establishments which are covering that many number of 1,21,69,000 odd beneficiaries under the PM Rozgar Protsahan Yojana, which is an existing Yojana. The new scheme, which we are now calling as Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana, is being launched so that we incentivize creation of new employment opportunities so that the recovery phase benefits from it. What does this mean? It means that every EPFO registered establishment, those registered establishment, if they take new employees who never were covered by EPFO earlier, if they take them on, or if they bring in employees who had lost their jobs between 1st March 2020 and 30th September 2020, even they will be counted as new employees, although they may have an EPFO number earlier. Both will benefit from this. I'll go back to saying, go to the next slide, but not now. Next slide. If I do, when I move over to that, I'll explain as to what kind of benefit will be given. But EPFO registered organizations, if they bring in new employees, new employee being those who didn't have an EPFO number earlier, or new employee being those who lost the job between 1st March and 30th September of this year, will all be counted as new employee who join or who get recruited by EPFO registered organization. They will get some benefits. The benefits I'll explain in a minute, but this is the new scheme which we are launching now. This will be effective from 1st October 2020. So EPFO registered organizations which recruit new employees from 1st October will be covered. They will be covered for the next 2 years. The earlier scheme covered for 3 years. Now it will cover for 2 years. आज की घोषणाओं में लगभग 12 ऐसी घोषणाएं की जाएंगी, और इसमें सबसे पहले तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इस पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। अगर आप देखें प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना में जो 31 मार्च 2019 तक लागू की गई थी, और इसमें प्रयास ये था कि लोगों को संगठित क्षेत्र में लेकर आएं और नया रोजगार भी इससे उत्पन्न हो। इसमें कुल मिलाकर अब तक 8,300 करोड़ रुपए के बेनिफिट लगभग 1,52,899 संस्थाओं को मिले, और जिसमें कुल मिलाकर 1,21,69,960 बेनिफिशरीज यानी कि लाभार्थी उसके अंतर्गत आए। सो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1,21,69,960 लाभार्थियों को लाभ मिला है, जो 1,52,899 संस्थाओं में काम करते थे, और इनको कुल मिलाकर 8,300 करोड़ रुपए के लाभ मिले हैं। अब नई स्कीम जो है वो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लॉन्च की गई है। इसमें भी संगठित क्षेत्र में रोजगार देने के लिए उसमें बल दिया जाएगा, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी भविष्य निधि के साथ जुड़ें और नए रोजगार उत्पन्न हो सकें, उस दिशा में ये कदम उठाए गए हैं, ताकि कोविड-19 से जो वापसी हम कर रहे हैं लॉकडाउन से लॉकिंग के फेज में, और इकोनॉमिक रिकवरी के साथ साथ और जॉब क्रिएशन हो और रोजगार मिल सकें, उस दिशा में स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसमें किसको लाभ मिलेगा?
इसमें उन लोगों को लाभ मिलेगा जो या तो पहले ईपीएफओ में रजिस्टर्ड नहीं थे, कर्मचारी भविष्य निधि में रजिस्टर्ड नहीं थे, अगर वो रजिस्टर्ड होते हैं नई संस्थाओं में, 15,000 से कम उनकी अगर तनख्वाह होती है प्रतिमाह तो वो इसके अंतर्गत लिए जाएंगे, या जिन्होंने 1 मार्च से लेकर 30 सितंबर के बीच में नौकरी जिनकी चली गई होगी और 1 अक्टूबर के बाद उनको वापस रोजगार मिला होगा और ईपीएफओ में उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है, तो उनको ही लाभ मिलेगा। इसमें स्पष्ट मैंने इसलिए किया क्योंकि आगे की जो स्लाइड्स आएंगी उसमें आपको और विस्तार में पता चलेगा कैसे हम देश में संगठित क्षेत्र में और ज़्यादा रोजगार लाने की बात कर रहे हैं और असंगठित को भी संगठित क्षेत्र में लाने की बात कर रहे हैं। इससे कर्मचारी और रोजगार देने वाले दोनों को ही बल मिलने वाला है। So, on this, just a bit of clarity. We go over to the second slide on this first announcement. These are establishments which are registered under the EPFO. They add new employees, and the employees will have to be at least 2 minimum if the reference base for the establishment is 50 employees or less, and minimum 5 employees, 5 new employees if the reference base for those establishment is more than 50 employees. Now, these will have to happen between 1st October 2020 and it will be operational only till 30th June 2021, meaning these establishments, if they recruit people from 1st October 2020 until 30th June 2021, they will be covered under the scheme. And when I said covered, they will be covered for the next 2 years. How they will be covered, I'll cover in the next slide. But this is the criteria which is before us. ईपीएफओ के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, अगर वो नए एम्प्लॉयमेंट देती हैं तो उनको इसका लाभ मिल पाएगा। और इसका रेफरेंस जो है, जो हमने बेस एम्प्लॉयज़ का लेना है कि कब से लेना है, तो सितंबर 2020 को उसको लिया जाएगा। और किनको लाभ मिलेगा? मान लीजिए कोई संस्था जिसके 50 से कम एम्प्लॉय हैं, अगर वो 2 से ज़्यादा लोगों को नए रोजगार देती है और वो ईपीएफओ रजिस्टर होते हैं तो उनको इसका लाभ मिलेगा। और जो संस्थाएं जिनके 50 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, उनको कम से कम 5 नए कर्मचारी रखने पड़ेंगे ताकि वो इसको लाभ मिल पाए। और इसका जो दूसरा पक्ष ये भी है, जो ईपीएफओ के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं उसको ही इसका लाभ मिलेगा, जो नहीं है उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा ताकि उनके जो नए एम्प्लॉयज़ हैं उनको इसका लाभ मिल सके। और ये योजना जो है ये 30 जून 2021 तक ये रहेगी ताकि उससे पहले लोग इसका लाभ उठा सकें। So we now move to talking about what exactly is the benefit which they are going to get. Central government will give the subsidy for 2 years in respect of the new eligible employees who are engaged on or after 1/10/2020 till, as I said, June of 2021, for those establishments which have up to 1,000 employees or less. Employees' contribution of 12% of the wages and employers' contribution of 12% of the wages, totaling 24% of the wages, will be borne by the central government. Now, when we are talking of employees, here we are talking of employees who have 15,000 or less as wages, not for all employees. Similarly, for those establishments which have more than 1,000 employees, only the employees' EPF contribution, which is 12%, will be 12% of the EPF wages will be borne by the union government. This subsidy support to get credited upfront in Aadhaar seeded EPFO accounts of eligible new employee. That's the only condition. We want it to be Aadhaar seeded. So that is the actual benefit that establishments will get if they create new jobs. इनमें किसको लाभ मिलेगा?
और केंद्र सरकार अगले 2 वर्षों के लिए जिनको लाभ देने वाली है उसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक तो जिस संस्था में 1000 से कम एम्प्लॉयज़ हैं, 1000 तक एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें जो कर्मचारी है उसके हिस्से का 12% और काम देने वाले का भी 12%, ये कुल मिलाकर 24%, ये केंद्र सरकार उनके वेजेस का यानी कि भत्ते का 24% जो है वो केंद्र सरकार योगदान देगी। 12% कर्मचारी का और 12% काम देने वाले का, ये 24% केंद्र सरकार उनका भत्ता देगी। जहां 1000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं वहां पे केवल कर्मचारियों के हिस्से का जो 12% है वो केंद्र सरकार अपनी ओर से योगदान देगी। ये अगले 2 वर्ष तक जारी रहेगा ताकि और रोजगार इस देश में उत्पन्न हो और कर्मचारियों को भी इससे लाभ मिल सके और जो संस्थाएं हैं उन पर भी बोझ अगले 2 वर्ष तक कम पड़े। दूसरा, इसमें पात्र बनने के लिए आपको केवल आधार के साथ ईपीएफओ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। इतना ही आपको करना है जिससे पारदर्शिता भी आएगी और सही व्यक्ति के खाते में पैसा भी जाएगा। The one factoid which I like to give about this is that those companies or establishments which are employing up to 1,000 people, 1,000 or less, probably will be 95% or slightly over 95% of all establishments which will get covered under this. And also, a rough estimate, subject to correction, a rough estimate is 65% of all those who are in the formal sector will be covered by this fact that this 12% and 12% will be borne by the government of India. 65% of all employees will get. जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा, लगभग 95% संस्थाएं इसमें कवर हो जाएंगी, लगभग सभी संगठित क्षेत्र के लोग इसमें लाभ उठा पाएंगे। और 65% की जो आंकड़ा अभी कहा है वो अपने आप में दिखाता है, दोनों ही आंकड़े बहुत बड़े हैं, किस तरह से देश के करोड़ों मजदूरों को इसमें लाभ मिलने वाला है, कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है। We go over to the second announcement. The emergency credit line guarantee scheme, which was announced in the Atmanirbhar 1.0, gets extended till 31st March 2021. You probably also were informed that from October, it was extended till 30th November. Devashish is here, he can correct me. From October to, it was extended by 1 month to reach 30th November as the deadline for the ECLGS scheme. But now we are extending it up to 31st March 2021. The details of the scheme is very well known to you, but I'll repeat. It is fully guaranteed loan, it is collateral-free loan, and it gives additional credit of 20% of your outstanding loans. And outstanding loans will be decided based on your balance as of 29th February 2020. And outstanding credit limit was about 50 crores. So all this taken on board, we also then extended it for annual turnover up to 250 crores. Earlier we covered only 50 crores, then we moved over to 250. Earlier we covered only MSMEs. Then during the tenure of it, we extended it to even business enterprises and also for individual professionals. Mudra loans, all of them got covered. We kept expanding the scope of the ECGLS. I'm happy to report that as of 12th November, today, 2.05 lakh crores have been sanctioned to 61 lakh borrowers, and of which 1.52 lakh crores have already been disbursed into the accounts of those borrowers. So that is where this is, the first announcement is that this gets extended till 31st March 2021. इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो प्रमुखता से शुरुआत में मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग के लिए शुरू की गई थी, जहां पर 20% अतिरिक्त कार्यशील पूंजी देने की बात कही गई थी और उसमें कोई भी कोलेट्रल नहीं देनी थी, ना ही कोई गारंटी देनी थी। भारत सरकार के एक तरह से गारंटी पर ये पैसा बैंकों को आगे देना था। सो ये अतिरिक्त कार्यशील पूंजी जो 20% हमने देनी थी
वो 29 फरवरी 2020 के जो आउटस्टैंडिंग लोन थे उसको देखकर बेस मानकर उसको दिया जाना था। और इसमें जो क्रेडिट था वो लगभग 50 करोड़ रुपए तक वालों के लिए और 250 करोड़ रुपए की जो इसकी वार्षिक टर्नओवर होगी उसके लिए इसके अंतर्गत आना था। इसमें अब इसको बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है ताकि और लोग इसका लाभ उठा सकें। और इसमें पात्र कौन होंगे? जो मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग हैं उनको, बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं वो, कोई व्यक्ति है उसको लेना है, कोई प्रोफेशनल है उसको, ये सारे उसमें हमने कवर किए थे। यहां तक कि मुद्रा के अंतर्गत जिन्होंने लोन लिया था उनको भी इसमें पात्र बनाया गया था। अब ये 31 मार्च 2021 तक इसको बढ़ाया गया है ताकि और लोग इसका लाभ उठा सकें। अब तक इसकी परफॉर्मेंस जो है वो अपने आप में बहुत अच्छी रही है। 61 लाख के लगभग कर्जा लेने वालों को 2,05,000 करोड़ रुपया इसमें सैंक्शन किया गया है और इसमें कुल मिलाकर 1,52,000 करोड़ रुपया वितरित भी किया गया, जो अपने आप में महामारी के समय एक बहुत बड़ी राहत बनकर देश के व्यापारियों के काम आया है। I come to the next announcement, which is I'm linking it with the extension of date of the ECLGS. This is, we are launching a credit guarantee support for all the stressed sectors. This was part of what was recognized by the Kamath Committee, which looked at the various sectors which are stressed as a result of the pandemic. So 26 stressed sectors were identified, and for those in that sector plus the health sector, with credit outstanding of about 50 crores and up to 500 crores as on 29th February 2020, this scheme will be extended. And what it does is, it doesn't have an upper ceiling or on annual turnover basis. Entities up to 30 days past due, which is estimate 0 as on 29/2/2020, will get an additional credit of 20% of outstanding as of that date. So this one, unlike the earlier, which got extended now, which will be current and which will run, even as it goes on, we are bringing this one as an additional scheme, wherein the tenor of the additional credit which is being given will be 5 years, which means 1 year of moratorium and 4 years of repayment and servicing. The earlier scheme, which was which has got extended now, had 1 + 3 years, which is 1 year of moratorium and 3 years of services. Now this is 1 year of moratorium and 4 years of repayment. This scheme will be available like the earlier scheme which got extended up to 31st March 2021. So this will also benefit MSME sectors, and it can include also MSME sectors which provide goods and services to eligible entities. ECLGS 2.0 में जहां पहले भी देखा गया होगा, तो हमने जो इंटरेस्ट रेट थे, ब्याज की दर जो थी उसको कैप किया था ताकि एक स्तर से ज़्यादा वो ऊपर ना ले, और इसका लाभ भी इसमें लोगों को मिला, तभी जाकर 2,05,000 करोड़ रुपये अब तक सैंक्शन किया गया। और ये 100% गारंटी और कोलेटरल फ्री थी। उसी तर्ज पर जो कामत कमेटी ने 26 स्ट्रेस सेक्टर, जो तनाव क्षेत्र वाले ऐसे उद्योग थे, उनको और साथ में स्वास्थ्य के क्षेत्र को जोड़कर इसको इसमें लिया गया है ताकि 50 करोड़ तक की जिनकी आउटस्टैंडिंग है और उससे ज़्यादा यानी कि 500 करोड़ तक जो 29 फरवरी 2020 तक क्रेडिट लिमिट, जो क्रेडिट आउटस्टैंडिंग उनकी है 50 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक, उसको इसमें लिया गया। और इसमें आगे जो है, इसमें अपर सीलिंग जो है कि कौन सी स्तर तक इसकी एनुअल टर्नओवर होगी, उसमें भी राहत दी गई है, कोई इसमें वो लिमिट नहीं रखी गई है। और इसमें जो SMA-0 है, SMA-0, इसमें भी एंटिटीज जो हैं
उसको 30 दिन उसके बाद तक का समय दिया गया है ताकि 29 फरवरी 2020 तक का इसको लिया जाए। इसमें अतिरिक्त जो क्रेडिट है, जो कर्ज आपको मिलेगा, वो लगभग 20% मिलेगा। ये सब उसका हिस्सा है। लेकिन जो एक और बड़ी बात इसके आगे है, इसमें जो अतिरिक्त आपके जो कार्यशील पूंजी आपको मिल रही है, उसमें मूलधन चुकाने के लिए भी आपको कुल 5 साल का समय मिल रहा है, जिसमें 1 साल का तो मॉरेटोरियम पीरियड मिल रहा है। इसके अलावा 1+4 ईयर्स जो इसमें है, इसमें उसका लाभ मिल रहा है आपको। तो एक इसमें इसकी घोषणा की गई है और ये स्कीम जो है 31 मार्च 2021 तक रहेगी। और ECLGS 2.0 जो है एक बड़ी राहत लेकर स्ट्रेच सेक्टर्स के लिए आई है, जिससे इनकी मदद मिल पाएगी ताकि अपनी लायबिलिटी जो है उसको पूरा कर सके। We move over to the third announcement, which is something partly heard even yesterday, the production-linked incentive scheme, which champions 10 sectors, and in those sectors, incentive will be offered. But very quickly for you to recall, there was a PLI announced earlier during the early stages of lockdown, and in that 51,355 crores have been earmarked for 3 sectors. This is now 10 sectors, but earlier it was 3 sectors, of which the mobile manufacturing and some specified electronic components received 40,995 crores. Then the key starting materials, which is for the pharmaceutical and the APIs at the cost of 6,940 crores, and the manufacturing of medical devices at 3,420 crores was the first announcement of the earlier PLI, which covered 3 sectors. Now the new one, which you got to know yesterday after the cabinet approved it, covers 10 such sectors, 10 more such sectors, 3 already being given. Now they will also benefit from a productivity linked incentive scheme. Yesterday when I met you all, I had very clearly said that's part of the Atmanirbhar. It covers sunrise sectors, it covers labor intensive sectors, and it also covers those sectors through which India hopes to link with the global value chain, and therefore very outward looking, very supportive, encouraging of exports and bringing investment and manufacturing to India. So 10 new sectors are being added. This will, I hope, get a big boost for the Indian economy, and domestic employment also will increase because of that. ये अगली घोषणा जो है वो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और विशेष तौर पर मैन्युफैक्चरिंग को बल देने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के लिए है, जिसमें 10 चैंपियन सेक्टर को चुना गया है और इसमें लगभग 1,46,000 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा, इंसेंटिव दिए जाएंगे। भारत सरकार ने इससे पहले 3 क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया था, जिसमें कुल मिलाकर 51,355 करोड़ रुपया खर्च आएगा। अगर आपको याद होगा तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की जब हम बात करते हैं, ज़्यादातर विदेशों से मोबाइल बनकर आते थे, लेकिन अब भारत में ही मोबाइल बने और इसके कंपोनेंट्स भी यहीं पर बने। इसके लिए 40,995 करोड़ रुपए का उसमें प्रावधान, और जो दवाइयाँ हैं जिसकी पूर्ति पूरी दुनिया भर के लिए भारत ने कोविड के समय भी कुछ क्षेत्रों में करने का काम किया, कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर भारत ने बहुत अच्छा कदम उठाए हैं, वहां पर रॉ मटेरियल जो है वो अभी भी बाहर से आता था, तो रॉ मटेरियल भी हिंदुस्तान में ही बने। उसके लिए जो क्रिटिकल हमारे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर की स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं, जिसको हम API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, उसके लिए विशेष तौर पर 6,940 करोड़ रुपए की योजना लेकर आए हैं, ताकि दवाई तो बनाए ही, लेकिन दवाई बनाने के लिए भी जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए वो भी भारत में ही बने, उसके लिए इसमें बल मिलेगा। इसके अलावा कोविड के समय भी हमने देखा कि जांच करने के लिए लेबॉर्ट्रीज हो, टेस्टिंग किट्स हो, बाकी सब, इसकी बहुत बड़ी मात्रा में रिक्वायरमेंट रहती है। ये या वैसे भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल डिवाइसेस और डायग्नोस्टिक, इसके लिए भी आपके मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स यहाँ पर बने,
उसके लिए 3,420 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। 10 कुल मिलाकर चैंपियन सेक्टर्स चुने गए हैं, जिसको हम अगली स्लाइड्स में बताएंगे, ताकि उनको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में जोड़ा जाए। भारत इस प्रतिस्पर्धा में दुनिया भर में आगे बढ़ सके, हमारी कंपनी जो हैं वो उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को बना भी सकें और कम कीमत पर भी बना सकें। इसलिए हम अपनी कंपनीज को उस काबिल बनाने के लिए इसके साथ जोड़ रहे हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा और स्थानीय जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है और एम्प्लॉयमेंट जो है, इन दोनों को ही इसमें बल मिलेगा और रोजगार भी उत्पन्न होंगे। The next slide will show you those 10 sectors, which I think even yesterday was shared with you. It totals to 1,45,980 crores, which will be the earmarked amount for the next 5 years, Somnathan, for next 5 years. And you can see the spread of the sectors which we are talking about. I don't need to go into greater details on it, but the figures are there before you, and it will also be shared with you. We go to the fourth announcement, which pertains to PM Awas Yojana Urban, where a lot of measures have been taken in the past several months for the revival of housing and real estate sector. And these measures have all contributed to a good recovery. Today, many of you all have covered in your own respective newspapers and the media which you talk about, in which you're talking about how the real estate is seeing a good lot of movement. And I'm glad to say that different schemes which were launched are receiving good traction. There was this, since the early part of this year, there was this worry that a lot of over and above the budget estimate which was mentioned in the 2020-21 budget under the PM Awas Yojana, particularly for the urban areas, and this extra budgetary resource being provided will help 12 lakh houses to be grounded. Those which have been getting constructed will get grounded, and 18 lakh houses will get completed as a result. So 8,000 crores will be provided even in this year. 8,000 crore, this is over and above the 8,000 crores which was mentioned in the BE, which is 8,000 crores. We are now giving 18,000 crores in order that 12 lakh houses can be grounded and 18 lakh houses can be completed. What we expect out of it is additional jobs to the extent of 78 lakhs will be created. 25 lakh metric tons of steel will now be bought and sold, and 131 lakh metric tons of cement will be bought and sold. Now, therefore, these are core sector which will be improving on their production and sale, which obviously will have a great multiplier effect on the economy. माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर गरीब के पास अपना पक्का मकान हो और 2022 तक हर गरीब के पास पक्का मकान होगा। और इसी के चलते प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए विशेष तौर पर कदम उठाने जा रहे हैं। जो बजट में प्रावधान किया गया था इस वर्ष, उसके अतिरिक्त लगभग 18,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय करने का इसमें प्रावधान किया गया है। और इसमें 8,000 करोड़ जो पहले प्रावधान था, उसके अतिरिक्त ये बड़ी घोषणा है, उस दिशा में कदम उठाए गए हैं। इसमें कुल मिलाकर 12 लाख घरों को स्थापित करने के लिए और 18 लाख घरों को पूरा करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। इससे बहुत बड़ा लाभ देश के गरीब को, शहरों में रहने वालों को मिलेगा। इसमें कुल मिलाकर 78 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 25 लाख मीट्रिक टन स्टील और 131 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का उपयोग होगा
और साथ में और जुड़ी हुई वस्तुओं को भी देखा जाए तो कुल मिलाकर बाजार में एक डिमांड क्रिएट होगी। ये कदम है उस दिशा में जहां पर गरीब को बल मिल सके और पक्का मकान मिल सके। इससे पहले भी हमने जो कदम उठाए वो हाउसिंग के क्षेत्र में बहुत बड़े कदम थे, जैसे स्वामी, इसके अंतर्गत 135 प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 13,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसमें क्या होगा, 87,000 ऐसे घर जो और फ्लैट रुके हुए थे बनने के लिए वो पूरे हो जाएंगे, गरीब को मकान मिल जाएगा और जो घर बनाने वाली कंपनियां थी जो रुकी हुई थी उनको पैसा मिलकर वो भी पूरा करके लोगों को उनके घर दे पाएंगे। इससे इंडस्ट्री को भी लाभ मिलता है, कंजम्पशन बढ़ती है और वहीं पर दूसरी ओर घरों को भी पूरा करने के लाभ मिल पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर 18,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में किया जाएगा, इसका प्रावधान किया गया है। We move to the fifth announcement of today. This is more to bring in ease of doing business, at the same time give relief to the contractors whose money otherwise gets locked up, and therefore and also it will have a bearing on the cost of bank guarantees. So I think this is a very important step towards enabling people who come into the construction and infrastructure activity. This will support them. Performance security on contracts will now be reduced to 3% instead of 5 to 10%. Will be extended. This will be extended to all ongoing contracts which are free of disputes. This will also be extended to the public sector enterprises. States also will be encouraged to come into this scheme. Therefore, bid security declaration will be sufficient, and that will replace the existing EMD. So earnest money deposit will not be required for tenders, and it will be sufficient if they provide bid security declaration. So it's almost like a self-declaration. A declaration is going to replace the EMDs. Relaxation of this kind, which we are proposing now, will be given only up to 31st December 2021, which means one full year beginning now, 31/12/2021. Till then, this is being given. Necessary changes in the general financial rules will be made so that this burden on the contractors will be reduced, and there will be a greater flexibility for them to get into construction and infrastructure, because infrastructure is something which we are prioritizing, and we need them to come in with greater ease. If they didn't have enough cash to provide all those costs for the bank guarantees, they shouldn't be hesitating. So we remove that. कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निर्माण और ये के क्षेत्र में जितनी हमारी कंपनियां थी उनको एक बहुत बड़ी दिक्कत आती थी कि उनके पास कैपिटल और बैंक गारंटी की कमी आती थी, क्योंकि बैंक उनकी जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है कहीं पर 10%, कई जगह उससे ज़्यादा भी रखते थे, तो कुल मिलाकर पैसा काम करने के लिए उनके पास कम पड़ जाता था। उस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है कि इसको कम करके मात्र 3% किया गया है, ताकि कंपनियों के पास वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा हो, बैंक गारंटी ज़्यादा ना देनी पड़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और राष्ट्र निर्माण में काम कर सकें। इसमें जनरल फाइनेंशियल रूल्स के अंतर्गत 31 दिसंबर 2021 तक इनको छूट दी जाएगी, यानी कि अगले साल 31 दिसंबर तक इनको छूट दी जाएगी, जहां पर इनको EMDs नहीं देनी पड़ेंगी टेंडर के लिए, और इसको बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन के साथ रिप्लेस किया जाएगा। इससे इनको एक लाभ मिल पाएगा, कंपनियां ज़्यादा काम ले पाएंगी, ज़्यादा काम कर पाएंगी, और इसको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को भी हम इसका लाभ देंगे, और राज्य भी चाहें तो वो अपने यहाँ पर भी ये स्कीम लागू कर सकते हैं। ये उनके लिए है जहाँ पर जो ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका कोई विवाद ना हो, विवादों से परे हो, विवादों से बाहर हो, उसको इसका लाभ मिलेगा। और अब उनको 10%
जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो नहीं देनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा देते थे वो नहीं देनी पड़ेगी, उसमें मात्र 3% तक किया गया है। इससे कंपनियों को बहुत लाभ मिलेगा। I go to the sixth announcement, which is an income tax relief that we like to give for developers and home buyers. There's quite a lot of inventory, is what we are told, in the real estate sector. So, at the moment, what is prevailing is the differential between circle rate and the agreement value. About 10%. Prices may be lower than that, but up to 10% you get relief. Now what we've decided is to increase the differential from 10% to 20% from the period, for the period from the date of this announcement to 30th June 2021 for only primary sales. So the first sale. This relief of up to 20% shall be allowed for both, and the necessary amendments in the IT Acts will be done in the due course. Through this particular step, we expect a lot of clearance of inventory, and people will be able to pay less in terms of the differential on which the tax is collected, and the differential is now increased. The gap is now reduced, and therefore they will end up paying far lesser in case of the circle rate differential, which affects them. So this is a major step towards middle class, which wants to buy when the housing sector is going through a supply side boom, inventories are sitting, nothing is getting cleared, but people don't have any incentive to go buy it. Now we provide incentive in the form of an income tax relief. हाउसिंग के क्षेत्र में ही एक और बड़ा लाभ देने जा रहे हैं, ताकि घर बनाने वाले और घर खरीदने वाले दोनों को इसकी राहत मिल सके। देखा जाता है सर्कल रेट में और एग्रीमेंट वैल्यू में अंतर आता है। इनकम टैक्स के धारा 43CA में, सेक्शन 43CA में अगर आप देखें तो 10% का ही उसमें प्रावधान किया गया है, अलाउ होता है इसके अंतर्गत। लेकिन इस कोविड-19 महामारी के चलते ज़्यादा लोग जो पहली बिक्री है, यानी कि जो पहली बार घर बिक रहा है, उसको खरीदने में अगर पहले 10% तक की सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू उसमें छूट थी, तो अब उसको बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। इससे इनको लाभ मिलेगा, ज़्यादा घरों की खरीद हो पाएगी। जैसे मान लीजिए कहीं प्रॉपर्टी का रेट गिर भी गया और सर्कल रेट ज़्यादा है और इसलिए उसकी सेल नहीं हो पा रही है, तो अब ये अवसर है कि आप वो कर सकते हैं। लेकिन ये केवल 2 करोड़ रुपए तक के घर के लिए ही छूट होगी, और जो पहली बार बिक्री होगी उसके लिए छूट है। और इसको भी 30 जून 2021 तक रखा गया है, ताकि अगले 5-6 महीनों के अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों की रजिस्ट्री भी करवा सकें और इसका लाभ भी मिले। तो इसमें जो बदलाव कर रहे हैं वो करेंगे और इस प्रकार लाभ भी आपको मिलेगा। We go to the seventh announcement, which is infusion of equity to the extent of 6,000 crores to the NIIF debt platform. You are aware that NIIF in this country attracts a lot of sovereign fund for investment in infrastructure related activities. Now it also has a debt platform through which it raises a lot of money, and by 2025 it has to provide an infra funding to the extent of 1,10,000 crores, which we have announced, National Infrastructure Pipeline.
Now we are also giving them fund to be able to, we are giving equity, it will also have private participation. NIF itself is investing some amount so that there is a debt platform through which it can raise money for funding infrastructure. So we are now giving 6,000 crores of equity to the debt platform of NIIF, where private equity participation will also come in. NIIF itself has invested 2,000 crores. So by 2025, they will have to fund projects to the extent of 1,10,000 crores. We are creating this avenue for them to do it even through the debt market. इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेट फाइनेंसिंग के लिए एक प्रावधान यहाँ पर करने जा रहे हैं ताकि ये जो मंच मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा, इसमें लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंसिंग का प्रावधान होगा और इसमें 6,000 करोड़ रुपए की इक्विटी हम लोग डालेंगे NIF के डेब्ट प्लेटफॉर्म पर, ताकि इसमें अगर आप कुल मिलाकर देखें तो जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अब तक 3 की गई है NIF फंड के द्वारा, वो लगभग 19,676 करोड़ रुपए की है। ये डाउनस्ट्रीम फंड्स में, प्लेटफॉर्म्स में और ऑपरेटिंग कंपनीज में की गई है। और ये जो NIF स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड है, इसको एक डेट प्लेटफॉर्म के रूप में खड़ा किया गया है कर्ज देने के लिए। NBFC इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड और NBFC इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी को बनाकर इसमें कुल लोन बुक अगर आप देखेंगे तो 8,000 करोड़ की है और जो डील पाइपलाइन है वो लगभग 10,000 करोड़। और इसमें भी जो असीम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड AIFL की जो AA रेटिंग वाला फंड और IFL जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड ये AAA रेटिंग, ये कुल मिलाकर 95,000 करोड़ रुपए का कर्ज मार्केट से उठाएंगे, बॉन्ड्स के माध्यम से उठाएंगे और 2025 तक ये प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करेंगे लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए की। NIF ने इसमें अभी तक लगभग 2,000 करोड़ रुपए की इक्विटी डाली है। भारत सरकार इसमें 6,000 करोड़ रुपए का और निवेश करेगी और बाकी जो है प्राइवेट इन्वेस्टर्स के माध्यम से इक्विटी रेज की जाएगी। कुल मिलाकर 1,10,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के रूप में इसके अंतर्गत आएगा और ये एक बड़ा मदद देश में आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए होगा। We move to the 8th announcement today, and that is providing 65,000 crores for fertilizer in the form of subsidy for the farmers. 65,000 crores subsidy for fertilizers which will benefit farmers. Now, what is important to notice here is from somewhere near 500 lakh metric tons, which was fertilizer consumption in this country between 2016-17, we expect in 2020-2021, it will increase to the extent of 673 lakh metric tons. So farmers are reaping the benefit of a favorable monsoon. The sown area, so the growing area of crops has extended, increased manifold. As a result, farmers are to be ensured adequate supply of fertilizers, and this increased supply of fertilizers we assess will benefit 140 million farmers, and therefore 65,000 crores is being given to ensure that the forthcoming Kharif will not suffer for want of fertilizer. Farmers should be ensured that they have done a splendid work during Kharif. Now forthcoming Rabi and after that the Kharif after that should be somewhere farmers should be ensured adequate supply of fertilizer is given. 65,000 crores for it. जहां एक और किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं PM किसान से लेकर बाकी नाबार्ड के माध्यम से फंडिंग करके पैसे की कमी किसान के लिए नहीं रखी, वहीं दूसरी ओर अन्नदाता के लिए अगर खेत में सबसे बड़ी आवश्यकता किसी चीज़ की पानी के अलावा पड़ती तो फर्टिलाइज़र की पड़ती है।
और जब खेती का क्षेत्र बढ़ जाए, क्षेत्रफल बढ़ जाए बुआई के समय, तो देखने को आया है कि कुल मिलाकर फर्टिलाइजर की खपत जो है खाद की, वो लगभग 17.8% बढ़ी है 2019-20 के मुकाबले, जो लगभग 571 लाख मीट्रिक टन थी। और एक बड़ा कारण क्या है कि बारिश भी अच्छी हुई, मानसून अच्छा रहा, क्षेत्रफल बढ़ा जहां पर बुआई की गई, और कुल मिलाकर 2016-17 में जो फर्टिलाइजर की कंजम्पशन थी, जो खपत थी फर्टिलाइजर की, वो 499 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2020-21 में 673 लाख मीट्रिक टन हो जाएगी। इसके लिए सप्लाई भी ज्यादा करनी पड़ेगी फर्टिलाइजर की, इससे उत्पादन भी बढ़ेगा कृषि का। और क्योंकि ये देश में सब्सिडाइज रेट पर सब्सिडी दी जाती है इसके ऊपर, ताकि किसान के ऊपर बोझ ना पड़े, ये जो 14 करोड़ किसान हमारे देश के हैं, इनको सब्सिडी देकर फर्टिलाइजर दिया जाता है। जब इनका क्षेत्रफल बढ़ेगा, खपत भी फर्टिलाइजर की बढ़ेगी, तो इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने 65,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है, ताकि फर्टिलाइजर की कमी कहीं ना आए, खाद की कमी कहीं ना आए, और आने वाले सीजन के लिए उसको बल दिया जा सके। I move to the 9th announcement. We spoke about formal employment. Now we are also talking about informal. You may recall that during the Garib Kalyan Rozgar Yojana, during the lockdown that we announced, 116 districts were brought together where the migrant laborers had gone back. 25,000 was the minimum number of migrant laborers who had reached those districts, for whom money was spent, and 37,543 crores have been spent till date on that. That scheme ended as of October 31st, if you remember correct. That was only for a limited number of days. We have spent that kind of money in those 116 districts. Now, this Garib Kalyan Rozgar Yojana had brought together the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme and also the Garib Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Both of them were also brought together so that rural employment can be encouraged. You remember that in the budget, we had announced something like 61,000 crores for Manrega. We also gave a 40,000 crore in addition during the Atmanirbhar Bharat 1.0 announcement. So with that announcement of 40,000 crore, Manrega had crossed 1 lakh crore outlay. Now what we are saying is also to underline the fact that out of that 1 lakh crore, 61,000 during the BE, 40,000 during Atmanirbhar Bharat Abhiyan 1.0, both put together over 1 lakh. Of that, 73,504 crores have already been spent, and 251 crore person days of employment were generated. 251 crore person days of employment was generated, and this is in the informal sector. Obviously, people getting covered there are informal workers. Now we announce, this 9th announcement is for another additional outlay of 10,000 crore. This will be part of the PM Garib Kalyan Rozgar Yojana. It can be used for Manrega, it can be used for Gram Sadak Yojana, to ensure that the rural informal sector doesn't suffer for opportunities. So this money goes there. This will accelerate the rural economy. गांव में और गरीब के लिए रोजगार की कोई कमी ना आए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच भी है। और माननीय वित्त मंत्री जी ने जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना का पिछला ब्यौरा भी आपको दिया कि किस तरह से 116 जिलों में 37,543 करोड़ रुपया अब तक खर्च किया जा चुका है, और इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के साथ साथ जो समूहित किया गया है, जोड़ा गया है, मनरेगा को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो
बाकी काम हुए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में हमने मनरेगा योजना में, एमजी नरेगा में पारदर्शिता भी लाए, जियो टैगिंग भी की, आधार कार्ड के साथ जोड़कर बैंक खाते खोलकर सीधा उनके खातों में पैसा डालने का काम भी किया। इतनी पारदर्शिता लाए कि अब जो पैसा केंद्र सरकार का जाता है वो गरीब के खाते में जाता है। साथ साथ में बजट में वृद्धि भी माननीय वित्त मंत्री जी ने की। पिछले वर्ष अगर 61,000 करोड़ तक खर्च किया, इस साल प्रावधान 61,500 करोड़ का किया था, तो पिछली घोषणा में माननीय वित्त मंत्री जी ने 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया कि इस साल 1,01,000 करोड़ रुपया मनरेगा पर खर्च होगा। अगर हम आज देखें कुछ महीनों के बाद, अब तक कुल मिलाकर 73,504 करोड़ रुपया मनरेगा पर खर्च किया जा चुका है। 251 करोड़ कार्य दिवस परसेंटेज इसमें रोजगार उत्पन्न किया गया, जिसमें लोगों को लाभ मिला है और इस महामारी के समय एक बहुत बड़ी राहत के रूप में आया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 73,504 करोड़ रुपया खर्च हुआ और अब इसको बढ़ाकर इस वर्ष के लिए जहां पहले 1,01,000 करोड़ किया था, अब 1,11,000 करोड़ किया गया, ताकि 10,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त साथ में पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना में भी साथ में जोड़ा गया। I go to the 10th, just two more after that, 12 announcements. So 10th one, we will boost exports. And this is done through the additional 3,000 crores which we want to give the Exim Bank for promoting exports which happen through the lines of credit. What are these lines of credit? These are normally used by countries to which India extends this facility under the IDEAS IDEA scheme, which is normally monitored through the Ministry of External Affairs. Now, when exports are mandated through it, most of the recipient countries, when they build something or when they use this money for various activities that they do, they could be getting Indian products, whether they are projects for railways being done somewhere, power projects being built somewhere. India helps them by providing goods from India. So railway projects, power, transmission lines, roads, or anything to do with transport, auto components, even sugar projects, all of them are supported. There are about 811 export contracts which are undergoing through the IDA scheme, and 10.5 billion US dollars are provided through the line of credit. Now, in order to facilitate Exim Bank undertake these line of credit activities and for promoting projects export, which happens, many of the Indian companies go and complete these projects there. They undertake a railway project or a power project. Many Indian companies go to do that, for which products from India are exported for those. Exim Bank facilitates this. So Exim Bank gets 3,000 crores just for this activity under LOC, line of credit. ₹3,000 करोड़ रुपया एक्सिम बैंक को लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दिया जाएगा। ये देने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि अभी तक 811 एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो चल रहे हैं, लगभग 80,000 करोड़ रुपए के, जो लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत इनको फाइनेंस किया गया है। और ये बिजली के क्षेत्र हो, ट्रांसमिशन लाइन्स हो, रेलवे हो, सड़कें हो, परिवहन का क्षेत्र हो, ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट्स हो, या चीनी से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हो, शुगर के भी हों, इस तरह के क्षेत्रों में इसको किया गया है। इससे भारत से निर्यात हो सके, भारत की कंपनियां वहां जाकर काम कर सकें, जो देश इसको जो इसका रिसीव भी करते हैं, लाभ उठाते हैं, उसमें भी 75% तक की वैल्यू अगर एलओसी में यहाँ से आती हैं तो उसका लाभ भी मिल सके और आगे काम और बढ़ सके। उस दिशा में कुल मिलाकर 3,000 करोड़ रुपया एक्सिम बैंक को लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दिया गया है। इससे और लाभ मिलेगा ताकि और कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जा सके और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए जा सके।
The next one, the 11th announcement for today, is keeping in line with the government's belief that public expenditure for infrastructure is important at this kind of a time when demand boost has to be given. 10,200 crores additionally is being provided so that capital and industrial expenditure can be undertaken. These will be primarily through the defense equipment. Domestic defense equipment manufacturers will benefit from it. Industrial incentives, industrial infrastructure, and green energy. For these purposes, 10,200 crores are being additionally provided. You may recall that during Atmanirbhar package, 25,000 crore was given over and above the budgetary capital allocation which was made. In the BE, I think broadly about 4 lakh crores were given. Now, with the Atmanirbhar package announcement, we gave 25,000. Now an additional 10,200 crore of budgetary outlays being made, over and above the budget provisions, in order that the capital and industrial stimulus is given a proper priority. This will, of course, benefit those particular sectors because domestic defense equipment manufacturers are doing well. There's a need for them to be given that kind of a support so that those equipment and industrial infrastructure gets built. इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिए, औद्योगिक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए, ग्रीन एनर्जी का क्षेत्र हो या डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन की बात हम करें, इक्विपमेंट की बात करें, तो उसके लिए विशेष तौर पर पूंजीगत और औद्योगिक व्यय करने के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए विशेष तौर पर 10,200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट आउटले किया गया है, ताकि इस दिशा में हम कदम उठा सकें कि भारत में ही निर्माण भी हो, ज़्यादा उद्योग भी लगे और उनसे हम बल मिल सके। जो हमने रिफॉर्म्स की बात की थी आत्मनिर्भर पैकेज में, उसी दिशा में जहां एक और डिफेंस मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने लिस्ट ऑफ वेपन्स की बात की कि भारत के अंदर ही बनेंगे, विदेशों से इंपोर्ट नहीं होंगे, या बाकी क्षेत्र जिनमें रिफॉर्म्स लाने की बात कही थी वो भी, और बाकी औद्योगिक आधारभूत ढांचा बने, इन सब को मजबूती प्रदान करने के लिए अतिरिक्त एडिशनल जो हमने बजट आउटले किया वो लगभग 10,200 करोड़ रुपए का किया गया है, ताकि इसको स्टिमुलस के रूप में हम दे सकें, कैपिटल और इंडस्ट्रियल स्टिमुलस के रूप में। We move to the last, which is the 12th announcement for today. We provide not a very big sum, you may think, but 900 crores for research and development as regards the COVID vaccine development which is happening. And this is being provided for the COVID Suraksha mission, purely for R&D purposes. And please notice that this money goes to the Department of Biotechnology, not health. It goes to the Department of Biotechnology for research purposes. Now, automatically, the question arises, is this what is being provided for COVID vaccine? No, this is for provision towards research activity related to the vaccine. The actual cost of the vaccine or the logistics for the vaccine to be distributed to the country is a totally different matter. We are not talking about that here. The actual cost of the vaccine or the logistics required for distributing the vaccine is totally different, and whatever is required for that, as and when it is required, will be provided. But this is totally a different purpose, and this is for research towards the vaccine development, which goes for the Department of Biotechnology. So that's my last announcement for today. Of course, after the Hindi, there's the one other slide which will tell you about the fiscal distribution table. इंडियन कोविड वैक्सीन के लिए, उसके शोध के लिए, उसके विकास के लिए कोविड सुरक्षा मिशन के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। ये दी जाएगी ताकि वो शोध कर सके, विकास कर सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है, ताकि उस दिशा में कदम उठाए जाएं और तेजी से काम हो।
ये बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से हटकर है, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के, कि जब वैक्सीन आएगी उसके ऊपर जितना खर्च होगा उसको लाने ले जाने का वैक्सीन के ऊपर, उसके लिए भारत सरकार जो प्रावधान करना होगा पूरी दिल खोलकर उस पर प्रावधान भी करेगी। ये पैसा केवल 900 करोड़ रुपया बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को दिया गया है कोविड सुरक्षा मिशन के अंतर्गत इंडियन कोविड वैक्सीन को बनाने के लिए, शोध करने के लिए, उसके निर्माण के लिए, विकसित करने के लिए। So we now go to the much looked up to kind of a table. What is the money? You have it there before you. The 1,45,908 was something which partly got announced yesterday, but that is also because yesterday the cabinet had decided, so we wanted to announce it immediately. But the figures are here. 2,65,080 crores. Okay, can we move to the next? The first announcement of PM Garib Kalyan package, 192,800, 1,92,800. Atmanirbhar Bharat Abhiyan, 1.0, 11,02,650. PM Garib Kalyan Protsahan Anna Yojana, extension of 5 months from July to November, 82,911, although the scheme ran from March itself. Atmanirbhar Bharat Abhiyan 2.0, which was announced 1 month ago, 73,000. So this package, Atmanirbhar Abhiyan 3.0, 2,65,080. 1, 2, 3, 4 total is there. RBI measures which were announced as of 31st October, you have 12,71,000 something. Totally 29,87,641 crores. Now, for those of you all who very quickly would want to say, so what did you do? How much did RBI do? I just give you a quick back of the envelope calculation. You may go back, do your homework, and come back to cross-question us. You're welcome. Total of 15% of the GDP is what has been given here as stimulus till today. Total of 15% of the GDP. You may divide that between the government and the RBI, never mind. Just the government, 9% of the GDP. With that, I conclude. Thank you. Thank you very much, ma'am. 26, we take the question. Good afternoon, ma'am. Shishir from Hindu Business Line.